नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात छत्तीसगढ़ में ध्रुवीकरण की सियासत की। छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना की बात अब ध्रुवीकरण तक पहुंच गई है। कांग्रेस की संचार प्रमुख जयराम रमेश का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए वो ध्रुवीकरण कर रही है। रमेश ने विशेष तौर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमारी गारंटी और वादे स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित है। छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीद को हम अपने अभियान से दर्शा रहे हैं, लेकिन भाजपा की रणनीति केवल ध्रुवीकरण की है। ध्रुवीकरण के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा मुद्दा विहीन पार्टी है। रमेश ने नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण का मुद्दा भी उठाया, जिस पर जवाब देते हुए भाजपा ने कहा कि गृह मंत्री नगरनार इस्पात संयंत्र की निजीकरण से इनकार कर चुके हैं। भाजपा झूठ बोल रही है। छत्तीसगढ़ में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही कांग्रेस अचानक ध्रुवीकरण को मुद्दा क्यों बना रही है, ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेंगे। पर मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये जो चुनावी टक्कर है, एक तरफ एक राज्य सरकार जिसकी 5 साल की उपलब्धियां हैं और दूसरी तरफ एक राजनीतिक पार्टी जो मुद्दाहीन पार्टी है, जो सिर्फ ध्रुवीकरण में विश्वास रखती है। प्रधानमंत्री आएंगे, दुनिया भर की बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी की आलोचना तो जरूर करेंगे और नगरनार के स्टील प्लांट इस्पात कारखाने को लेकर उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि अक्टूबर 2020 से लेकर पिछले 2.5 साल मोदी सरकार नगरनार इस्पात कारखाने को बेचने में लगी। भूपेश बघेल जी के कान नहीं है क्या, या बहरे हो गए, उनको सुनाई नहीं देता है, या उनकी आंखों में कोई धुंधलापन आ गया है क्या, वो पढ़ते नहीं है क्या? अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री जी ने कहा है कि नगरनार के स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होगा। उसके बाद भी बार बार बोलना, झूठी चीजें बोलना, असत्य बातें कहना, लोगों को गुमराह करना, ये तो मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी का काम हो गया है। तो चलिए, ध्रुवीकरण, जातिवाद जैसे मुद्दे इस बार चुनाव में कितने हावी होंगे, इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान पैनल पर जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ जावेद खान जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। राहुल टिकरिया जी बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सबसे पहला सवाल जावेद जी आपसे। लगातार आप जो है विपक्ष के तौर पर बीजेपी पर हमलावार हो रहे हैं, मुद्दा विहीन उन्हें कह रहे हैं, ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी मुद्दा विहीन है? नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को और हमारे साथी प्रवक्ताओं को, पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ये ध्रुवीकरण की राजनीति की सियासत किसने की छत्तीसगढ़ में, ये पूरा प्रदेश जानता है, प्रदेश देख रहा है। किस तरह से देश के गृह मंत्री आते हैं और ये घटना जिसे छत्तीसगढ़ की जनता भुला चुकी है, 6 महीने 8 महीने पीछे छोड़ चुकी है, उस पर वो कहते हैं कि मॉब लिंचिंग होती है छत्तीसगढ़ में। बाद इसके उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उस घटना में शहीद हो जाता है, उसके पिता टिकट की परिभाषा ही बदल देते देश के गृह मंत्री। दूसरी बात, असम के मुख्यमंत्री आते हैं और वो जिस तरह से नफरत के बयानबाजी करके जाते हैं, जिस पर स्वयं चुनाव आयोग भी उनको इस पर संज्ञान लेकर के उन्हें नोटिस भेजा हुआ है, जवाब तलब किया हुआ है। तो ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है प्रदेश में, यह सब जान रहे हैं। दूसरी बात, मुद्दा विहीन इसलिए कह रहे हैं हम कि आज पिछले 15 साल जब चुनाव ये लड़ रहे तो ये संकल्प पत्र जारी करते थे। आज बस्तर में पहले चरण की चुनाव के लिए 6 दिन बचे हैं और आज तक इनका संकल्प पत्र जारी नहीं हुआ। वहीं अगर आप देखेंगे कांग्रेस को तो 17 घोषणाएं कर चुकी, जिसमें से एक घोषणा तो आज 1 नवंबर को लागू भी हो गई। 20 कुंटल प्रति एकड़ धान वाली जो घोषणा है आज प्रदेश में लागू हो चुकी है। ये हमारी सफलता है। तीसरी बात, नगरनार के विषय पर। ठीक है जावेद जी,
इसका जवाब लेंगे। राहुल टिकरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपने सुना जावेद जी को, मुद्दा विहीन वो आपको क्यों बोलते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति आप क्यों करते हैं, इस प्रकार से उन्होंने बात कही है, कोई जवाब देना चाहेंगे आप? अस्मिता जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आज छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मैं आपके सबो दर्शक मतलब बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के दूरगामी सोच पर पुनः होला वंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अस्मिता जी, जो विषय अभी आप कह रहे थे कि ध्रुवीकरण का, मैं बता दूं ये जो वादा और इनका जो एक हर बार ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ भाजपा के पास और इनके भ्रष्टाचार को लेकर और इनके वादा खिलाफी को लेकर इतने ज्यादा मुद्दे हैं जिसकी सीमा नहीं है। अगर हम आपके चैनल में बात करने लग जाएं तो आधे घंटे का डिबेट भी कम पड़ जाएगा। आप देखिए, पोल घोटाला, सीमेंट घोटाला, शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। और तो और आगे बढ़ जाएंगे तो गरीब के चावल का घोटाला ये सरकार करके बैठी है और इसमें किसी भी प्रकार से आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री जी के उप सचिव और साथ ही यहाँ के कई कलेक्टर इस भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हैं। तो यहाँ पर मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कमी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण का ये आरोप कांग्रेस की पार्टी बार बार लगाती है और इनके झूठ आप देखिए। आपने बहुत अच्छे मुद्दे गिना दिए, मगर आपका केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं इस पर बात करता है? जब आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता आते हैं, विवादित बयान देकर जाते हैं, तो उंगलियां तो आपकी पार्टी पर ही उठती है इससे। देखिए अस्मिता जी, कोई विवादित बयान नहीं है। अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे जावेद खान जी कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल मैं बता दूं साझा में बोल कर गए हैं। नहीं, देखिए वहां पर आप देखिए छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कवर्धा का मामला हो, बेमेतरा के बीरनपुर का मामला हो, चाहे नारायणपुर का मामला हो, चाहे जगदलपुर का मामला हो, ऐसे कई स्थान रहे हैं जहां पर ये सरकार के प्रशासन के चलते इतने बड़े बड़े विवाद सामने आए कि किसी की हत्या हो जाती है, उसको अगर बोल दिया जाता है मंच के माध्यम से, इसे ये लोग गलत वे में लेके जाते हैं। तो इसमें गलत क्या है? आप देखिए साझा में ईश्वर साहू जी को जो प्रत्याशी बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, उनके बेटे को 6 माह पूर्व मॉब लिंचिंग क्यों नहीं है? अगर किसी उसका आप अर्थ समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति को 30 से 35 व्यक्ति मिलकर इतना मारते हैं कि उसकी हत्या हो जाती है, और यही हत्या बीरनपुर में भुवनेश्वर के साथ में हुई और न्याय स्वरूप उनके पिताजी का मुद्दा। तो ये जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जावेद जी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए ये साहू भाई की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन मुस्लिम समाज के 2 लोगों की भी हत्या होती है, उसकी बात ये नहीं करेंगे। देखिए ध्रुवीकरण इसी को कहते हैं। ये एक पक्ष की बात करते हैं, दूसरी पक्ष की बात नहीं करते। ध्रुवीकरण इसी को कहते हैं। दूसरी बात ये जगदलपुर की घटना की बात करें। देखिए मैं आपको बताता हूं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन होकर के ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, और केंद्रीय नेतृत्व तो अभी कर रहा है, लेकिन इनके राज्य के नेतृत्व किस तरह से कब से कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। नारायणपुर की घटना नारायणपुर में आपका एसपी लिखता है और नारायणपुर की मुस्लिम समाज के खिलाफ। ठीक है राहुल जी, सुन लीजिए जावेद जी को, फिर आप जवाब देना जो वो बात कहेंगे। नहीं तो वहाँ पर 2 समुदायों की लड़ाई होती है। राहुल जी बीच में मत बोलिए। राहुल जी, हमें चर्चा करनी है, ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा अगर आप ऐसे ही बीच में बोलेंगे। तो आप जब बोलेंगे तब वो चुप रहेंगे और वो बोलेंगे तो आप चुप रहिए। सुनिए थोड़ा, सुनने की ताकत रखिए। जावेद जी 1 मिनट का समय अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हम गंगेश जी का रुख करेंगे। देखिए जगदलपुर में मुस्लिम समाज और क्रिश्चियन समाज के खिलाफ आर्थिक बहिष्कार की शपथ लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या उनके ऊपर कार्रवाई होती है? इससे आप समझ में आता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति कौन करता है। नारायणपुर की घटना में पूरे मामले का मास्टरमाइंड और सरगना भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष निकल के आता है, जेल जाता है। कैसे ध्रुवीकरण की राजनीति। ठीक है, गंगेश जी हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने बहुत अच्छे से समझा है छत्तीसगढ़ को शुरू से लेकर अब तक। गंगेश जी, छत्तीसगढ़ को शांति का, जावेद जी सुन लेंगे। गंगेश जी, छत्तीसगढ़ को शांति का टापू माना जाता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने ऐसे कुछ सुना हो कि जाति के नाम पर बड़े बड़े दंगे हुए हो। ऐसी खबर अब तक छत्तीसगढ़ से ज्यादा सामने नहीं आई है, मगर इस बार के चुनाव में अलग ही तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, जहां दोनों ही पार्टियां, कोई जाति के मुद्दे पर लड़ रहा है तो कोई धर्म के मुद्दे पर। निश्चित तौर पर देखिए, इस चुनाव के पहले लगभग 1.5-2 साल से इस तरह की घटनाएं घटी हैं जो सांप्रदायिक तनाव को पैदा करने के अलावा 2-3 हत्याएं हुई, एक तरह से कहना चाहिए।
और उसमें कहीं ना कहीं भाजपा ने इसका पॉलिटिकल एडवांटेज किया। वहां पर स्वाभाविक रूप से, जैसे कवर्धा में जो घटना हुई थी झंडा वो गिराने वाली, उसमें पूरी भाजपा वहां पर सक्रिय रही। कवर्धा में भी घटना हुई, लेकिन कवर्धा में एक साहू समाज के व्यक्ति की मौत हुई, उसके बाद मुस्लिम समाज के व्यक्ति की मौत हुई। अगर जातिगत वोटों के समीकरण को देखें तो मुस्लिम वोट ज्यादातर कांग्रेस को पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद आश्चर्यजनक ढंग से कांग्रेस दोनों ही घटनाओं से अपनी दूरी बना के रखी। और खासतौर पे साहू समाज के लोग इस बात को लेकर लगातार नाराज हैं उस क्षेत्र के कि वहां के जो प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री और समाज के भी है, उसके बावजूद उस जगह पे नहीं पहुंचे, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, जबकि उनका भी गृह जिला गृह संभाग है। और न इस कार्यक्रम में न साहू समाज के पास पहुंचे न मुस्लिम समाज के दो लोग मारे गए थे वो भी निर्दोष थे। मैं तो ये मानता हूँ मुस्लिम समाज में 2 लोग मारे गए हैं वो भी निर्दोष ही थे, उनका कोई उसमें मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ हाथ रहा होगा। लेकिन इन सब चीजों से जो दूरी बना के कांग्रेस ने जिस तरह से रखी, तो इससे यही संदेश जा रहा है कांग्रेस भी इसमें कहीं ना कहीं हिंदुत्व वाली राजनीति कर रही है। क्योंकि कांग्रेस लगातार पिछले 5 साल से चाहे वो राम भगवान के ननिहाल का मामला हो, राम वनगमन हो, और कई सारे आयोजन, रामायण का आयोजन करने वाले मामला हो, इस तरह कांग्रेस ने यहाँ पे भाजपा के हाथ से ये जो हिंदुत्व का मसला है उसको छीनने का पूरा प्रयास किया। और स्वाभाविक रूप से भाजपा शुरू से हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन ये जो घटनाएं थी, इन घटनाओं में जो कांग्रेस ने दूरी बनाई दोनों समाज से, वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक तरह से राजनीति ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए भाजपा को मजबूर करती है। और यही वजह की, और निश्चित तौर पर बीरनपुर जो घटना है, साहू समाज के लोगों का स्वाभाविक रूप से रुझान उस तरफ गया, क्योंकि उसके जो मृतक है उसके पिता को भी भाजपा ने खड़े कर दिया है चुनाव मैदान में, तो स्वाभाविक रूप से एक सहानुभूति तो रहेगी सबकी। तो इस तरह से ये राजनीति हो रही है इस बार वाकई में। चलिए गंगेश जी, आपने जो सवाल किया, मेरे मन में भी ये सवाल था, इसका जवाब लेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता जावेद जी से। जावेद जी, ठीक है, आपका कहना है बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, ध्रुवीकरण आदि के आरोप आप लगाते हैं, उसके पैरेलल में आप भी तो वही चीजें कर रहे हैं, आप भी तो उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, राम वन पदगमन, छत्तीसगढ़ियावाद, ये सब क्या है? अरे भाई, राम वन गमन पथ है, तो अगर उसका उद्धार करने के, जीर्णोद्धार करने का काम करने, उसमें कहां से धर्म की राजनीति हो गई? माता कौशल्या का मंदिर है, वो अच्छी बात है, मगर उसको वही राजनीति से जोड़ना ही वो सवाल हो जाता है ना उसका। एक भक्ति को अगर आप राजनीति से जोड़ देते हैं, ठीक है देखिए, आप चुनाव में हम अपनी घोषणाओं के दम पे हैं, जो हमने कार्य किए उसके दम पे हैं। आप बता दें मुझे कि कहीं पर भी कांग्रेस राम वन गमन पथ के नाम पर वोट मांग रही है तो बताएं, माता कौशल्या के मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है तो बताएं। और रही बात, दूसरी बात, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो कह रहे थे कि कांग्रेस दूरी बनाई, तो भैया कांग्रेस इसलिए दूरी बनाई क्योंकि कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती है, कांग्रेस खून के बदले वोट की राजनीति नहीं करती है। धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, खून के बदले वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। आज इसलिए इस वजह से जिस घटना को छत्तीसगढ़ की जनता भुला चुकी है, उसको फिर से साझा करने का, और देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि जवाब तो आपको देना ही होगा। नहीं तो सवाल, देखिए, सरकार आपकी है, आपके राज्य में इतना सब कुछ हो रहा है, तो जिम्मेदारी आपकी है, भले ही विपक्ष कुछ भी करे, जिम्मेदारी आपकी सरकार की होती है। जिम्मेदारी हमने निभाई भी है, संवेदनशीलता के साथ मामले को, जो भी उसमें आरोपी रहे हैं वो जेल की सलाखों के, कई सारे आरोपी अभी भी बाहर घूम रहे हैं जावेद जी। अरे तो जो आरोपी बाहर घूम रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहिए हमें कोऑपरेट करे। छुपा करके रखने वाला काम तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, क्योंकि इनके संरक्षण में ये सारे मामले हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, सरकार आपकी है तो सवाल भी आपसे ही पूछेंगे। गंगेश जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं वही कहना चाह रहा था, कांग्रेस की सरकार है तो सारी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। आप असम में आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंच पाए, और वहां जो घटना घटी थी, जो पीड़ित पक्ष है उनके पास तो सरकार को पहुंचना चाहिए था। ये तो नैतिक जवाबदारी बनती है एक सरकार की। आप अगर असम में आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री असम नहीं पहुंचे, गृह मंत्री बहुत देर से पहुंचे, तो आपके मुख्यमंत्री और आपके गृह मंत्री भी अगर बीरनपुर नहीं पहुंचे हैं
तो उतनी ही बरादरी के दोषी बिल्कुल मैं मानता गगेश हूँ जी, जितना और बरादरी का इस दोषी बात को जब उन्होंने- कहते हैं तो अलग ही राजनीतिक रूप ले लेते हैं। राहुल हाँ। टिकरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसमें राहुल सवाल मैंने कहा जी, कि- आपका कहना है कि आपकी पार्टी के पास कई सारे मुद्दे हैं। अभी आपने सुना कई सारे आपके बड़े नेता है और स्थानीय नेता भी है। जितना मैंने उनके भाषणों को सुना है, मुझे ये जातिवाद और ध्रुवीकरण की चीजें ज्यादा सुनाई दी है, मुद्दों पे कम बात हुई है। आपको अगर लाना है तो आप केंद्रीय की योजनाओं के बारे में बताइए जनता को। आपको क्या करना है इस धर्म को लेकर इतना? अगर आपके पास इतना ये है तो आप अपनी योजनाओं को लेकर जाइए, तो लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। अस्मिता जी, मैं आपको बता दूं, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हम धर्म के विषय में लगातार बात कर रहे हैं या हमारे बड़े नेता बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान में होगा कि हर जगह इनके द्वारा 16 लाख प्रधानमंत्री आवास जो केंद्र सरकार के द्वारा रोके गए वो बोला जाता है, और जितने भी घोटाले के भ्रष्टाचार को भी बोला जाता है। मगर जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में लगातार धर्म की राजनीति सरकार के द्वारा करवाई गई और विवाद करवाए गए, ये अभी जावेद खान जी कह रहे थे कि नारायणपुर और जगदलपुर वाला विषय, मैं बता दूं, नारायणपुर में जो दंगे भड़के थे वहां पर एक महापुरुष वहीं के एसपी ने सरकार को पत्र लिखा था कि यहाँ पे आदिवासी और मशीनरियों के बीच में विवाद पैदा हो सकता है, इसे हमें हैंडल करना होगा। मगर सरकार के द्वारा कोई भी वहां पे हस्तक्षेप नहीं किया गया और अंततः वहां पे विवाद हुए। कवर्धा का वही मामला था। बीरनपुर के विषय में आपने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी से पूछा, इन्होंने स्पष्ट चैनल के माध्यम से आपके कहा कि जो दोषी बचे हुए हैं गिरफ्तार होने वो उत्तर प्रदेश में है। मतलब ये सरकार जानती है कि आरोपी कहां बचे हुए हैं, मतलब जो भुवनेश्वर के हत्यारे हैं वो कहां छुपे हुए हैं, ये सरकार के प्रवक्ता जानते हैं। जावेद जी, जवाब दीजिए। उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, ये अरे दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई, इसलिए कह रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि हरियाणा, जब हरियाणा जल रहा था ना, तो हरियाणा के दोषी कहाँ छुपे हुए थे सबको पता है। मेवात जल रहा था तो मेवात के जितने भी ठीक है, आने वाले पक्ष है ना, उनको हिसाब भारतीय जनता पार्टी को कर लेंगे, सबको पता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात ये कह रहे हैं ना, ठीक है, सभी जगह की बात कर लिए, जगदलपुर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो शपथ लिए ना, क्या कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी? किसका? भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का है। आप दोनों क्या बोल रहे हैं ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। आप यहाँ तो थोड़ा शांति से रहकर दोनों एक दूसरे की बात सुनेंगे तो सबको समझ भी आएगा। आप इतना बहस कर रहे हो, उससे कुछ। मेरा बस इतना सवाल है कि जगदलपुर जो एकदम शांति प्रिय शहर, आज तक यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई विवाद नहीं हुआ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूर्व नेता, विधायक, सांसद, वर्तमान के पार्षद खड़े होकर के सड़क में शपथ लेते हैं कि मुस्लिम समाज और क्रिश्चियन समाज का आर्थिक बहिष्कार हम करते हैं। ठीक है, उस पर ये आपका सवाल। राहुल जी, अब आप 1 मिनट में इसका जवाब दीजिए। ठीक है जावेद जी, अब आप सुनिए। ठीक है, सवाल सुन लिया आपने? ठीक है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, अगर वहां पे ऐसी घटनाएं हुई तो उसको हैंडल करने का जवाबदार कौन है? ये सरकार ना, ये लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने का काम किसका है? आपका है ना। ठीक है जावेद जी, कुल मिलाकर अब सवाल ये कि अगर आप, जावेद जी, आप बीजेपी को सबसे पहले तो ये नहीं बताएंगे कि उन्हें किस मुद्दों पर आना है, किस मुद्दों पर लड़ना है। बीजेपी अपने मुद्दों पर लड़ेगी क्योंकि उससे सरकार नहीं बताएगी कि उन्हें किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आना है। अगर वो जो मुद्दा ला रहे हैं, अगर वो उस मुद्दे से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी सरकार है, जवाब आपको देना होगा। डिबेट ही खत्म है, तो डिबेट ही खत्म है। फिर वो तो पूरा प्रदेश देख रहा है कि वो किस मुद्दे पर ठीक है, तो जनता बताएगी, पर जवाब आपको ही देना होगा। अगर वो धर्मांतरण का मुद्दा उठाते हैं, वो अगर कहते हैं कि इतने धर्मांतरण हो रहे हैं, तो आप जांच का विषय है, जांच करवाइए, सीधी सी बात। तो भैया हम तो बोल चुके हैं, एक भी अवैध धर्मांतरण हुआ है तो मामला लेकर के आए। आज तक प्रदेश सरकार के सामने एक अवैध धर्मांतरण का मामला आया क्या? नहीं आया। वो बताएंगे। राहुल जी, आपके पास भी जब आप मुद्दे लेकर आते हैं तो फैक्ट्स के साथ बताइए, तो सरकार उस पर जांच करेगी। देखिए स्मिता जी, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस किस प्रकार से झूठ बोलती है। आज ही इनके संचार के प्रमुख हैं जयराम नरेश जी ने प्रेस वार्ता लिया। उसमें प्रेस वार्ता में उन्होंने स्पष्ट कहा कि 80% राशि केंद्र सरकार देती है, जिसको राज्य की कांग्रेस के सारे प्रवक्ता और इनके मुख्यमंत्री ये झूठ बोलते हैं कि केंद्र की सरकार धान खरीदने में कोई सहयोग नहीं करती। इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि 80% समर्थन मूल्य का राज्य को आता है,
तो जाहिर सी बात है ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर भी जो बात कर रहे हैं वो फाल्स बात है, झूठी झूठी रंगभूमि कर रहे हैं। ये आपने बताया आपने आप पूरे झूठ फैला रहे हैं, आप झूठ मत फैलाइए। ठीक है, अब आप दोनों ही थोड़ा सा रुक जाइए, आप दोनों ही थोड़ा सा शांत हो जाइए। गंगेश जी, आपने पूरी चर्चा सुनी, क्या कहेंगे आप इस बार? क्या यही मुद्दे हावी होने वाले? नहीं, देखिए राजनीति चुनाव में तो निश्चित तौर पर घोषणाएं करने में कांग्रेस लीड ले चुकी है। हालांकि देखिए जब शुरुआत की थी भाजपा ने अपने कैंडिडेट की घोषणा में लीड ली थी, तो वही घोषणाएं करने में कांग्रेस लगातार लीड ले रही। और घोषणा पत्र चूंकि अभी लेट हो गया है, दोनों ही पार्टी का घोषणा पत्र नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से लगातार घोषणा कर रही है, उनका आधे से ज्यादा मुझे लगता है घोषणा पत्र आ चुका है इनडायरेक्टली, और उसकी योजनाएं जो लोग ले आए। एक तरफ जो घोषणाओं में जो सबसे बड़ा मुद्दा धान का है वो एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो घोषणाएं महिलाओं के ऊपर की गई घोषणाएं हैं वो दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो चुनाव में असरकारक दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में आधी से अधिक आबादी, आधी से अधिक वोटर 57%, मतलब कहना चाहिए कि जो 57 सीटों को 90 में 57 सीटों में महिला वोटर्स की संख्या अधिक है। और मुझे लगता है यही वजह कि कांग्रेस ने उसको देखते हुए महिलाओं के लिए दो बड़ी घोषणाएं की। एक तो उनको गैस सिलेंडर में छूट की, 500 रुपए सब्सिडी दी है, और दूसरा महिला स्वसहायता समूह का कर्ज माफी का वादा किया है। ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा पिछड़ रही है। इसको भाजपा को मुझे लगता है जल्द से जल्द घोषणा पत्र लाके और अपनी चीजों को स्पष्ट करना चाहिए। तो ये 2-3 मुद्दे जो अभी तेजी से इसी वजह से चुनाव में हावी हुए हैं कांग्रेस से घोषणा होने के बाद। बिल्कुल गंगेश जी, अब देखना खास होगा कि आगामी चुनाव में जनता जो है किसे चुनती है, मुद्दों पर या फिर जात पात और धर्म के नाम पर वोट होता है। देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बात की हमने छत्तीसगढ़ की, जहां पर ध्रुवीकरण पर बवाल देखने को मिला, जहां एक और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, जातिगत और धर्म को लेकर राजनीति करती है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस जो है ध्यान नहीं देती। और अभी तक क्योंकि दोनों ही पार्टियों का जो है संकल्प पत्र नहीं आया है, तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा सवाल है कि क्या वो मुद्दे होंगे जो इस बार जो है छत्तीसगढ़ में बड़ा फैक्टर साबित होंगे, और जनता जो है किन मुद्दों पर वोट देती है तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए में इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।